नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका बुलेटिन में। आई रुख करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजित पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल मंत्रालय के छत से कूद गए और सुरक्षा जाली पर अटक गए। आपको बता दें, धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी। उनका कहना था कि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नाराजगी में वो मंत्रालय से ही कूद गए। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। आज कैबिनेट का दिन है और सभी विधायक सीएम एकनाथ शिंदे से मिलते, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में नाराज विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि नरहरी झिरवल 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आज फिर से मंत्रालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। इससे गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नरहरी झिरवल के बाद कुछ और आदिवासी विधायक भी कूद गए। आपको बता दें, हालांकि जाली होने की वजह से भी सभी नेता बाल बाल बच गए हैं। सभी नेता जाली पर खड़े होकर नारेबाजी भी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी को जाली से हटवा दिया है। आपको बता दें, एक नेता ने जो है वो छलांग लगा ली है और ये पूरा मामला जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने को लेकर है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, महाराष्ट्र के मंत्रालय में अजित पवार गुट के विधायक और डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल मंत्रालय के छत से कूद गए। सुरक्षा जाली पर अटक गए। उन्हें चोट फिलहाल कम आई है और इसी कारण शायद वो बच भी गए। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध करते हुए उन्होंने मंत्रालय की तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी। उनका कहना था कि उनकी मांगे जो हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए नाराजगी में उन्होंने ये कदम उठाया। मंत्रालय से ही वो कूद गए। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिन से आदिवासी विधायक गुस्से में दिख रहे हैं। आज कैबिनेट का दिन है और सभी विधायक जो हैं सीएम एकनाथ शिंदे से मिलते, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। ऐसे में नाराज होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए तीसरी मंजिल से उन्होंने छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि नरहरी झिरवल 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आज फिर से ये मंत्रालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। इसी के गुस्से में उन्होंने ये कदम उठाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि नरहरी झिरवल के बाद और भी आदिवासी विधायक कूद गए। हालांकि जाली होने की वजह से सभी नेता बाल बाल बच गए हैं। सभी नेता जाली पर खड़े होकर नारेबाजी भी करने लगे। फिलहाल पुलिस ने सभी को जाली से हटवा दिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नेताओं को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जाली पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। इसी जाली ने उनकी जान जो है बचा ली, ऐसा कहा जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वजीत सोनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सर्वजीत, क्या कुछ तमाम जानकारी है? जो नाराजगी है वो मुख्यमंत्री से नहीं मिलने के कारण हुई थी या फिर कुछ और इसमें देखा जा सकता है, कोई और बात है? सर्वजीत, महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर रहे नरहरी झिरवल हालांकि लगातार उनसे अपील मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र के जो विधान मंत्रालय है उसके छत से हालांकि वो उन्होंने जंप किया है। हालांकि जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे जाली लगाई गई थी, जिसमें उन्हें बचा लिया गया है। पुलिस की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है उन्हें। कहीं न कहीं नाराजगी जताते हुए ये जंप करना सरकार के लिए कहीं न कहीं उसमें सवालिया निशान है। विपक्ष इस पर आक्रामक है कि विपक्ष की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। हालांकि अभी तो पूरा मामला क्या है उनसे जब वो बाहर आते हैं तो उनसे पूछा जाएगा, जिसमें से पूरा क्लियर मामला बताया सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जी सर्वजीत, कोई बहस भी हुई थी क्या या सिर्फ नाराजगी में ये कदम उन्होंने उठाया? काफी सारे नेता भी बाद में कूद गए, ऐसा देखा जा रहा है। जी, सीएम से मिलने के लिए लगातार अपने कई समर्थकों के साथ सीएम आवास, सीएम के जो दफ्तर है वहां पे वेट कर रहे थे, जिसमें उन्हें समय नहीं दिया जा रहा था। इसको नाराजगी देखते हुए उन्होंने वो मंत्रालय के जो मंजिल से जंप मारा है, जिससे पहली मंजिल पे उन्हें जाली लगने की वजह से वो बाल बाल बचे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी तक पुलिस की तरफ से भी जांच किया जाए। पुलिस की तरफ से भी लोगों को जो लोग हैं उन्हें जो है रोकने का काम कार्य है जो किया जा रहा है। मंत्रालय की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से और बढ़ा दी गई। जी सर्वजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में शामिल तीनों दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। कई दौर में बैठक के बाद तय किया गया कि चुनाव में वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे ही महायुति का चेहरा होंगे। इसके साथ ही बीजेपी के खाते में सबसे अधिक सीटें आई हैं, वहीं एनसीपी को इस बंटवारे में सबसे कम सीटें मिली हैं। भाजपा बीते चुनाव के मुकाबले कुछ अधिक सीटों पर तो शिवसेना गुट को संयुक्त शिवसेना के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी। सीट बंटवारे की घोषणा एक सप्ताह के अंदर होने की संभावना है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक न सिर्फ सीट बंटवारे पर सहमति बनी है, बल्कि इस क्रम में किसके हिस्से कौन सी सीट आएगी, इस पर भी करीब करीब सहमति बन गई है। अब करीब 40 से 48 सीटें बची हैं, जिन पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्य की 288 सीटों में से भाजपा के हिस्से करीब 160, शिंदे गुट के हिस्से 9 से 95 और एनसीपी अजित गुट के हिस्से 35 से 40 सीटें आएंगी। भाजपा नहीं चाहती कि शिवसेना यूबीटी को शिंदे गुट पर सवाल उठाने का मौका मिले। यही कारण है कि सीएम शिंदे को ही चेहरा बनाने का फैसला किया गया। हालांकि इसके बाद शिंदे गुट को सीटों के मामले में त्याग करना पड़ा है। बीते चुनाव में शिवसेना 124 सीटों पर मैदान में उतरी थी। इस बार संख्या अधिकतम 95 होगी। इन्हीं बीच सीटों में एनसीपी अजित गुट के लिए रास्ता निकाला गया है। कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटी भाजपा सीएम का चेहरा शिवसेना के हिस्से में जाने के कारण कार्यकर्ताओं में संभावित निराशा को दूर करने के लिए भाजपा ने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के 2029 में अपने दम पर सरकार बनाने संबंधी बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी बताएगी कि समझौते के तहत पार्टी बीते चुनाव के 152 सीटों के मुकाबले करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली कर दिया। आपको बता दें, वो आज दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोजा शाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। ये बंगला पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने सभी का अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने कहा कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में शिफ्ट हुए हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि केजरीवाल नया घर देख रहे हैं, वो ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां रहने में कोई विवाद ना हो। आपने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव शर्मा हमारे इनपुट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, केजरीवाल जो है उन्होंने शिफ्ट कर लिया है अपना घर, अब वो मित्तल जी के घर में शिफ्ट हुए हैं। क्या कुछ तमाम जानकारी है, लेटेस्ट अपडेट है, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, ऐसा है कि वो अशोक मित्तल के जो सांसद हैं राज्यसभा के आम आदमी पार्टी से, उनके गए हैं। अब यहाँ पर जो सांसदों को मिलने वाली आवास नीति है, उसके नियमों के अनुसार उनके घर में सांसद ही रह सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने ये मांग की कि ये राष्ट्रीय संयोजन आम आदमी पार्टी के, इसलिए इनको एक सरकारी बंगला दिया जाना चाहिए। तो जो चुनाव आयोग का जो के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय संयोजक को सरकार का आवास दिया जा सकता है, लेकिन वो आवास सांसद का होगा या वो किसी सांसद के घर में जा सकेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, ये है कि जो आवास समिति की नियमावली है, उसमें यह भी नहीं लिखा है कि सांसद किसी राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को अपने यहाँ रख सकता है या अथवा नहीं रख सकता है। ये तो है, पे नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो किसी अन्य को अपने साथ रख सकता है या नहीं रख सकता है, इसके बारे में भी जो नियम है वो मौन है, उसमें कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि 5 फिरोजशाह रोड में ही आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय है, तो ऐसा समझा जाता है कि अपने सांसद के घर में इसलिए डेरा जमाया है कि वो अपनी पार्टी के कार्यालय के नजदीक रह सकेंगे। अगर वो उन्हें कहीं दूसरे होता तो वहां से
जो पार्टी का कार्यालय वहाँ आने जाने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती थी, इसलिए उन्होंने ये संभवतः लिया है। जी राजीव, आपने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख तौर पर आवास जो है वो मुहैया कराने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर सरकार का जो है कोई जवाब नहीं आया। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या हुआ? देखिए, मैंने बताया है कि इसमें वैसे कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का ये नियम है। 2023 में ये नियम बनाया गया था कि राष्ट्रीय दलों के जो अध्यक्ष हैं या जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्हें सरकारी आवास दिया जा सकता है, उन्हें आवास आवंटित किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसी कैटेगरी में आवास नहीं है। तो ये हो सकता है कि फिलहाल कोई आवास खाली ना हो, इसलिए नहीं दिया गया है। लेकिन निर्वाचन आयोग का ये नियम है, निर्वाचन आयोग का ये आदेश है, जो राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं उन्हें दिया जाना चाहिए। और इन्हें ये क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उन्हें दिया नहीं गया है, जबकि कहा यह जा रहा है, ऐसा बताया गया है कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जो उन्हें आवास दिया गया था वो उचित नहीं था, क्योंकि अगर कोई आवास दिया जाता, टाइप 2 बंगलो दिया जाता, टाइप 3 बंगलो दिया जाता, तो संभवतः उनके आवश्यकता के अनुरूप नहीं था, इसलिए वो ना लेकर के उन्होंने अपनी पार्टी के सांसद के आवास में ही जाना उचित समझा। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में गुरुवार रात को बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने शिक्षक दंपति के साथ उनके 2 मासूम बच्चों को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 3 से अधिक बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। मौके से पुलिस को 9 खोखे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। हत्याकांड में 2 से अधिक आपको बता दें असलहों का इस्तेमाल किया गया। अमेठी और रायबरेली पुलिस की ज्वाइंट 6 टीमें हत्याकांड के खुलासे में लगाई गई हैं। घटना को अंजाम देने आए बदमाश पैदल ही घर तक पहुंचे थे। वहीं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक से वो फरार हो गए। अमेठी के शिवरतगंज इलाके में पति पत्नी और 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस नामजद आरोपी चंदन वर्मा की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप ऐप स्टेटस ने सबको चौंका दिया और आपको बता दें चंदन ने स्टेटस में लिखा था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। ये वारदात अमेठी के शिवरतगंज थाना इलाके की है, जहां अहोरवा भवानी चौराहे के पास एक किराए के मकान में सुनील कुमार भारतीय अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वो कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर तैनात थे। ये परिवार रायबरेली के रहने वाला था और आपको बता दें पुलिस ने बताया कि 18 अगस्त को इस परिवार ने SC/ST एक्ट में एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस उस मामले की तफ्तीश भी कर रही है और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है उनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वमणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमणि, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? किस तरीके से, क्या ये प्री प्लान था? क्योंकि देखा जा रहा है कि जो आरोपी था उसने पहले स्टेटस लगाया था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं आप सबको दिखाऊंगा। क्या कुछ तमाम जानकारी है, दर्शकों को बताइए। देखिए प्रीति, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहले ये घटना जो है, पहले संदिग्ध जो है असलाधारियों के ऊपर जो है पुलिस फोकस कर रही थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई उसमें प्रेम प्रसंग का मामला जो है सामने आने लगा। और इसमें 18 अगस्त 2024 को प्रीति वर्मा ने जो है वो क्या कहते हैं चंदन वर्मा के ऊपर जो है वो अध्यापक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था SC/ST का, जिससे सभी की निगाहें एक बार फिर जो है चंदन वर्मा के ऊपर जो है लगी हुई थी। लेकिन ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने के बाद जो है पूरा मामला ही पलट गया है। जी विश्वमणि, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाली घी में मिलावट के आरोपों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी करेगी। प्रसाद में घी में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल के आरोपी की जांच अब राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफॉर्म में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी करेगी। एसआईटी की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे और आपको बता दें उस एसआईटी में 2 सीबीआई के अधिकारी, 2 राज्य सरकार के अधिकारी प्रतिनिधि और एफएसएसएआई का एक सदस्य शामिल होगा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंडेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ तमाम जानकारी है? अब देखा जा रहा है कि एसआईटी की निगरानी सीबीआई डायरेक्टर करेंगे और उसके बाद एफएसएसएआई के जो एक सदस्य है वो भी इस निगरानी में शामिल होंगे, इस जांच पड़ताल में शामिल होंगे। क्या कुछ तमाम जानकारी है? दरअसल जो ये प्रसाद का विवाद चल रहा है, इस विवाद में एक बड़ा अहम जो कि आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। जस्टिस गवई की बेंच में जो इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तो उस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये एक सुझाव दिया था, क्योंकि कोर्ट ये पहले से समझ चुका था कि इस मामले में करना क्या है। संभवतः इसी वजह से उन्होंने एक विचार दिया और ये कहा कि जो एसआईटी है उसका एसआईटी का हम गठन करेंगे, जिसमें सीबीआई के 2 अधिकारी होंगे, 2 पुलिस अधिकारी होंगे जो राज्य द्वारा तय किए जाएंगे। इसके अलावा एक फसी का भी उसमें एक अधिकारी होगा, जो कि जो खाद्य जो सुरक्षा गुणवत्ता को देखने के लिए एक एजेंसी है फसी, जिसको FASSI कहते हैं, वो उसके एक एजेंसी का एक अधिकारी होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल है उससे पिछली सुनवाई में ये पूछा था कि जो इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की जो एसआईटी गठित की, उस एसआईटी के अलावा कोई और एसआईटी की जरूरत आपको लगती हो तो आप बताएं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाएं दाखिल की थी उसमें सीबीआई की मांग और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी की गठन की मांग की गई थी। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों उनकी निगरानी या हाई कोर्ट के जजेस की निगरानी में, रिटायर्ड जज की निगरानी में इसका कोई गठन किया जाए। तो सुप्रीम जी कोर्ट विवेक, अब जांच का सबको इंतजार है और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने एक युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना में एक नाबालिग भी शामिल है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। इस बीच केस दर्ज कराने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ गुरुवार देर शाम पहुंची भीड़ ने रायपुर थाना का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया। हालांकि काफी हंगामे के बीच पुलिस ने मुकदमा जो है वो दर्ज किया। युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया है कि युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपी अपने साथ लेकर गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी टेम्पो चालक अभिषेक अंकित और 16 वर्षीय किशोर के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। मिर्जापुर में कछवा थाना क्षेत्र के मिर्जा मुरादाबाद कछवा बॉर्डर जीटी रोड पर सड़क हादसे में ट्रैक्टर सवार 10 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी मिर्जा मुरादाबाद के श्रमिक भदोही के छत की ढलाई का काम करने के बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर लौट रहे थे। ट्रैक्टर पर कुल 13 लोग सवार थे। आपको बता दें, रात करीब 1 बजे एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। इस पूरे हादसे में सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य प्रारंभ कर लिया गया। ट्रैक्टर सवार 13 लोगों में से 10 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल थे जिन्हें आपको बता दें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर BHU वाराणसी भेजा गया। ट्रैक्टर सवार सभी लोग भदोही से छत की ढलाई का काम करके अपने घर मिर्जा मुराद वाराणसी जा रहे थे। थाना कछवा पुलिस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भिजवाया गया। घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताया गया। थाना कछवा पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आपको बता दें ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है। इस दुनिया में नटवर लाल की कमी नहीं है। ढूंढो तो एक तो और हजारों मिलते हैं।
इसी का जीता जागता सबूत जनपद गाजीपुर में देखने को मिला है। आपको बता दें 10-12 लाख रुपए और बिहार सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी पाओ, कुछ इसी तरह का सपना दिखाकर गाजीपुर के एक कोचिंग संचालक ने सैकड़ों युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र और सचिवालय में एलसीडी पद का आई कार्ड भी जारी कर दिया था। जब युवक वहां नौकरी ज्वाइन करने के लिए पहुंचा तब उसे पता चला कि वो तो ठगी के शिकार हो गए हैं। इसी बात की शिकायत लेकर कुछ अभ्यर्थी गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को नगदीलपुर गांव के रहने वाले विनोद गुप्ता, जो पिछले काफी लंबे अरसे से बक्सू बाबा एकेडमी के नाम से पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती की कोचिंग चलाते हैं और उसी के आड़ में वो फर्जी तरीके से नौकरी लगाने का भी काम करते हैं। अपनी शिकायत में इन सभी युवाओं ने उससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र भी पुलिस अधीक्षक के सामने प्रस्तुत किए। वहीं कुछ युवा के द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें 8 से 9 लाख रुपए का चेक भी वापस कर दिया गया था, लेकिन वहां भी फर्जी साबित हुआ। आपको बता दें जो चेक है वो भी फर्जी साबित हुआ आगे जाके, क्योंकि जिस खाते से वो चेक काटा गया उस खाते में पैसा ही नहीं था। ये फर्जीवाड़ा यही नहीं रुका, बल्कि सभी युवाओं को टोकन मनी के रूप में वेतन का 469 रुपए भी ट्रेजरी के जरिए उनके खाते में भेजा गया। और आपको बता दें ताकि युवाओं को नौकरी लगे होने का विश्वास हो जाए, और पुलिस ने अभ्यर्थियों की शिकायत पर रेवतीपुर थाने में 1 अक्टूबर को कुल 5 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के हरिमपुर में गायों के संरक्षण के नाम पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। इसके बावजूद सड़क पर सैकड़ों की संख्या में गौवंश मंडरा रहे हैं। प्रदेश के हाईवे हो या फिर शहरों की सड़कें, हर मार्ग पर गायों का मवेशियों ने कब्जा कर रखा है, जिससे लोग अक्सर हादसे के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हरिमपुर जनपद की सड़कों पर सफर करना जोखिम भरा हो जा रहा है। और आपको बता दें मुख्य सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा होने के कारण लगातार सड़क दुर्घटना जो है वो बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क पर डेरा जमा चुके मवेशियों से राहगीर ही नहीं बल्कि खुद मवेशियों को भी खतरा है। हर रोज ऐसे कई मामले आते हैं जिनमें सड़क पर बैठे मवेशियों पर ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली या बस जैसे वाहनों से दुर्घटना हो जाती है। कूड़े कचरे में भोजन तलाश करती अन्य जानवर सड़कों के किनारे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाय हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस कारण दुर्घटना जो है वो बढ़ जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।